नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिजिटल करेंसी से संबंधित। देखो, हिंदू में ये आर्टिकल आया है डिजिटल करेंसी से संबंधित। इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3-4 पॉइंट हैं, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से इस डिजिटल करेंसी के इशू को डिस्कस करेंगे। क्यों आवश्यकता पड़ी डिजिटल करेंसीज को लाने की, क्या कंसर्न्स हैं, अभी क्या स्टेटस है, सब कुछ 3-4 आर्टिकल्स को कंपाइल करके हम ये इशू डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एथिक्स से संबंधित, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। यूथ का क्या रोल हो सकता है नेशन बिल्डिंग में, एथिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केस स्टडी आ सकती है, ऐसे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरा टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे। ये जो 2 टॉपिक्स है ना, इनमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, इनको हम निकाल के डिस्कस करेंगे कल। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिजिटल करेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बल्कि भारत में भी क्रिप्टो करेंसीज का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। बिटकॉइन, लाइट कॉइन, पियर कॉइन, ये सब देखो क्रिप्टो करेंसीज हैं। बहुत से लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनसे संबंधित न्यूज़ आर्टिकल्स भी काफ़ी आते हैं। बट देखो, सरकार को ये क्रिप्टो करेंसीज अच्छी नहीं लगती। सरकार इन क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले, कोई सोवरेन गारंटी नहीं है। देखो, आपने जो नोट देखे हैं अपने इंडिया की करेंसी के, रुपए 500 रुपये का नोट या फिर 100 रुपये का नोट है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इस नोट के बदले में 500 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। गवर्नर के नीचे साइन होते हैं। मतलब अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है, सही अवस्था में है, कटा फटा नहीं है, असली नोट है, और अगर उस नोट को कोई चला नहीं रहा है, तो आप गवर्नर के पास सीधा पहुँच सकते हो कि भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो 500 रुपये चाहिए। और चूंकि आरबीआई गवर्नर ने नोट के ऊपर लिख के आपके साथ वचन कर लिया है, तो जान जाए वचन ना जाए, आरबीआई गवर्नर अपने वचन को निभाएंगे। बट देखो, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आरबीआई गवर्नर के पास देने के लिए है ही नहीं कुछ, वचन तो कर लिया, निभाने भी चाहते हैं आरबीआई गवर्नर, लेकिन कैसे पूरा करें, है ही नहीं पैसे। देखो, ऐसा नहीं होता। जितने भी करेंसी आरबीआई जारी करती है ना, उतनी वैल्यू का गोल्ड जो है आरबीआई अपने पास रिजर्व रख लेती है। इसका मतलब अगर आपके पास 500 रुपये का नोट है, तो आपके नोट की वैल्यू का जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के तहखाने में पड़ा होगा। 4 बातों की एक बात, देखो जैसे ये रुपी है, डॉलर है, ये सब ना फिएट करेंसीज हैं। मतलब गवर्नमेंट द्वारा इशूड ये करेंसीज हैं, सोवरेन गारंटी है इन करेंसीज के अगेंस्ट। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट कोई सोवरेन गारंटी नहीं है। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन, कल को देखो इसे मानने से कोई इनकार कर देता है या फिर और कोई दूसरा इशू आ जाता है, तो आप किसके पास जाओगे? कोई सोवरेन गारंटी नहीं है। सतोशी नाकामोतो, जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने ये करेंसी स्टार्ट की, उनके बारे में तो सब कुछ सूडो है, मतलब कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब कुछ क्लेम है। तो कोई भी नहीं बैठा है आपकी हेल्प करने के लिए अगर क्रिप्टो करेंसी में कोई दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोई सोवरेन गारंटी नहीं है। दूसरा पॉइंट, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ये क्रिप्टो करेंसीज। कभी तो बिटकॉइन 20% ऊपर, कभी नीचे, काफ़ी रिस्की है। रिस्क इन सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग होती है। टेररिज्म में क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि देखो एनोनिमिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब बिना अपनी पहचान उजागर करे क्रिप्टो करेंसीज को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसका मतलब तो आतंकवादी भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, उनको तो फ़ायदा हो गया क्योंकि वो अपनी पहचान नहीं उजागर करना चाहते। नेक्स्ट है मालवेयर थ्रेट्स। अब देखो, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आपका कंप्यूटर हैक हो गया, क्रिप्टो करेंसी की जो की थी प्राइवेट की, वो भी किसी ने चोरी कर ली और क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफ़र कर लिया। तो बात वही है ना, आप किसके पास जाओगे? मालवेयर का इस्तेमाल करके आपकी क्रिप्टो करेंसीज किसी ने चुरा ली, किसके पास आप जाओगे? कोई ऑफिस है नहीं, कुछ भी नहीं है जहाँ पे जाके आप शिकायत कर सको। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का पॉइंट तो हो ही गया। रेगुलेटरी बाईपास, देखो वैसे आरबीआई एक प्रकार से इकोनॉमी को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है,
और इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स आरबीआई के हाथ में होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब एसएलआर। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज में ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो देखो आरबीआई इन रेट्स को घटाए बढ़ाए ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इकोनॉमी का जो रेगुलेशन है वो तो कमज़ोर हो जाएगा ना। सबसे लास्ट में है पावर कंजप्शन। देखो इन क्रिप्टो करेंसीज को की माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और अगर इन करेंसीज की माइनिंग हमारे देश में ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। दूसरा, एमिशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है कार्बन का। तो हमने अभी तक वो आर्गुमेंट्स डिस्कस किए जिनके बेस पे ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज को बैन ही कर देना चाहिए। लेकिन अब हम कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, कोई आ गया, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स की बात करते हैं जो दिए जाते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है ब्रेन ड्रेन। याद कीजिए हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। देखो चूंकि क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती हैं, अगर सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया तो बहुत सा हमारे देश का टैलेंट, युवा लोग जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं, उन्हें मजबूरन दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। देखो ऑलरेडी कंप्यूटर जब आया तो इंडिया लेट कमर था, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी आई, इंडिया लेट कमर था। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में तो इंडिया कम से कम लेट कमर ना बने। हमारे देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित काफ़ी टैलेंट है और इसे और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया गया तो सारा टैलेंट दूसरे देशों में चला जाएगा। अगला पॉइंट भी इसी से संबंधित है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से हम वंचित रह जाएंगे अगर क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अनप्रोडक्टिव एफर्ट होगा। देखो सरकार चीज़ें बैन तो कर देती है लेकिन वो चीज़ें चलती रहती हैं चोरी छुपे, इफेक्टिवली सरकार उन्हें रोक नहीं पाती। जैसे बैटिंग है, बैटिंग हमारे देश में अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी चलती रहती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बल्कि सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है। तो सरकार अगर क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगाती है तो ये अनप्रोडक्टिव एफर्ट होगा। और क्रिप्टो करेंसीज के ये फ़ायदे हैं, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट कम होती है, ट्रांजैक्शंस जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं, फ्रॉड प्रूफ है। फ्रॉड प्रूफ का होने का मतलब देखो ये है, अगर आपका कंप्यूटर ही हैक हो गया और किसी ने आपके पास जितनी बिटकॉइंस थे उसकी प्राइवेट की चुरा ली तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आपकी प्राइवेट की डुप्लीकेट कॉपी बना के बिटकॉइन आपके चुरा लेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। प्राइवेसी प्रोटेक्ट रहती है, ये क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट खिलाफ भी जाता है, क्योंकि प्राइवेसी रहती है इसीलिए जो टेररिस्ट हैं इस करेंसी का दुरुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्यून टू काउंटरफीटिंग। जैसे देखो नकली नोट छप जाते हैं, जो अपराधी होते हैं नकली नोट छाप लेते हैं और कुछ वो मार्केट में चलाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसीज नकली नहीं छप सकती, मतलब इनका नकली वर्जन नहीं जनरेट किया जा सकता। तो ये सारे फ़ायदे हैं क्रिप्टो करेंसीज के, जिनके आधार पे कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसीज को पूरी तरह से बैन तो नहीं करना चाहिए। सरकार भी कन्फ्यूजन में थी, क्या किया जाए। सरकार ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी गठित की सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में, और इस कमेटी ने रेकमेंड किया सरकार एक बीच का रास्ता निकाले। सरकार क्रिप्टो करेंसीज को तो बैन कर दें, लेकिन खुद की एक डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करे, ये बीच का रास्ता होगा, ऐसा सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने कहा था। तो एक बिल जो पार्लियामेंट में आना था जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसीज एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। पहले तो देखो ये बोल रहे थे कि ये बिल आएगा बजट सेशन में, बजट सेशन में नहीं आया। उसके बाद बोला गया कि ये बिल मानसून सेशन में आएगा जो अभी चल रहा है, लेकिन 23 बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इस करंट ऑनगोइंग मानसून सेशन में, अभी तक उसमें इस बिल का नाम नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी सरकार कब ये बिल इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए, और नई डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च कर सके उसके लिए। आरबीआई देखो सीधा सीधा नई डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं कर सकता, उससे पहले आरबीआई एक्ट में फेरबदल करना होगा, आईटी एक्ट में फेरबदल करना होगा, फेमा एक्ट में फेरबदल करना होगा। इसीलिए ये बिल तो पार्लियामेंट में लाना ही पड़ेगा पास करवाने के लिए, तभी आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा सकती है। तो देखो सरकार कब लाती है बिल पार्लियामेंट में। लेकिन अब हम डिजिटल करेंसी के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। देखो अब कल परसों की बात है, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है ना टी रविशंकर,
उन्होंने एक स्पीच दी और स्पीच में डिजिटल करेंसी का उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया। मतलब आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रही है वो किस प्रकार की हो सकती है। डिजिटल करेंसी मतलब करेंसी जो कि डिजिटल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। जैसे नोट को तो आप देख सकते हो, छू सकते हो। डिजिटल करेंसी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, इसको आप छू नहीं सकते। डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है विभिन्न एंटिटीज के बीच और विभिन्न यूजर्स के बीच टेक्नोलॉजी की सहायता से, जैसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट। मेन जो पॉइंट है ना यहाँ पे, आरबीआई के द्वारा जो करेंसी लॉन्च की जाएगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस आरबीआई के डिजिटल करेंसी के बीच और क्रिप्टो करेंसीज के बीच में क्या डिफरेंस होगा, सोचिए। मतलब क्रिप्टो करेंसीज की जो कुछ कमियां थी, जिनकी वजह से गवर्नमेंट कह रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए, उन्हें तो सरकार एड्रेस करेगी ना। अगर सेम टू सेम क्रिप्टो करेंसी अगर सरकार ने लॉन्च कर दी, फिर तो फायदा ही क्या। तो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम समझते हैं। सबसे पहला है लीगल टेंडर। क्रिप्टो करेंसीज का याद कीजिए, एक डिसएडवांटेज ये था, कोई सोवरेन गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसा नोट के लिए सोवरेन गारंटी होती है, वैसे ही आरबीआई की डिजिटल करेंसी के लिए गवर्नर गारंटी देंगे कि भैया कल को कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं। यानी देश के सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी रहेगी उस डिजिटल करेंसी को लेके, जो कि अच्छी बात है। तो इस आरबीआई की डिजिटल करेंसी के प्रति लोगों का विश्वास और जगेगा। नेक्स्ट, ये जो डिजिटल करेंसी होगी ना आरबीआई की, इसको सोवरेन करेंसी में डेनोमिनेट किया जाएगा। मतलब रूपी की फॉर्म में इसे डेनोमिनेट किया जाएगा और ये आरबीआई के सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में अपीयर भी होगी। जैसे आरबीआई की बैलेंस शीट होती है ना, हमारे पास इतना पैसा है, इतना खर्चा हुआ, इतना हमने बैंक को लोन दिया, उसी प्रकार से आरबीआई की बैलेंस शीट में इस डिजिटल करेंसी का भी सारा हिसाब किताब होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कल को देखो किसी के पास मान लीजिए ये 100 सीबीडीसी है, पता नहीं जब आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी तो नाम सीबीडीसी रखेगी और कुछ रखेगी, लेकिन अभी मान लेते हैं आपके पास 100 यूनिट सीबीडीसी है, तो इसको आप नॉर्मल कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप करवा सकोगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी आरबीआई देगी। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, ये तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू जनरेट होते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इन क्रिप्टो करेंसीज को किसके द्वारा इशू नहीं किया जाता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू जनरेट होती हैं। लेकिन आरबीआई की ये जो करेंसी होगी ना डिजिटल सीबीडीसी, इनको तो इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाता होता है। अगर बिटकॉइन को लेके कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जितने बिटकॉइन के धारक हैं सबको उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगता है, सभी के पास एक बही खाता होता है और उस बही खाते में वो ट्रांजैक्शन अपडेट हो जाती है। लेकिन ये डिजिटल करेंसी सीबीडीसी ये सेंट्रलाइज्ड होगी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के पास में बही खाता होगा पूरा का पूरा, सभी कस्टमर्स के पास बही खाता नहीं होगा। ये फर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। लेजर का मतलब होता है बही खाता, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सबके पास में। तो डिजिटल करेंसी आरबीआई की होगी, उसमें सेंट्रलाइज्ड लेजर होगा, सिर्फ आरबीआई के पास पूरा हिसाब किताब होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाई जाती है, सबके पास बही खाता होता है, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होती है तो वो अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसीज देखो एनोनिमिटी ऑफर करता है, मतलब पता नहीं लगता किसके पास कितने बिटकॉइन हैं जैसे। लेकिन सीबीडीसी के साथ ऐसा नहीं हो सकेगा, आरबीआई के पास हिसाब होगा एक एक सीबीडीसी का, मतलब किसके पास कितने सीबीडीसी हैं पूरा हिसाब होगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वो सब चीज़ें नहीं हो सकेंगी। नेक्स्ट देखो काफ़ी सारी ये क्रिप्टो करेंसीज है ना, जैसे टीदर एक क्रिप्टो करेंसी है, ये किसी दूसरी फिएट करेंसी के साथ पैक्ड है। अब मुझे पता नहीं कौन सी फिएट करेंसी के साथ ये टैग्ड है। टीदर शायद डॉलर के साथ होगी, मतलब डॉलर के रेट अगर बढ़ते हैं तो इस करेंसी के रेट बढ़ेंगे, डॉलर के रेट घटते हैं तो इस करेंसी के रेट घटेंगे। लेकिन ये आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है सीबीडीसी, ये अपने आप में ही एक फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी मतलब वो करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरफ और क्रिप्टो करेंसी दूसरी तरफ, इनके बीच में डिफरेंस जाना। तो सीबीडीसी को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो देखो ये फिजिकल कैश का अल्टरनेटिव है, क्रिप्टो करेंसी का जो फायदा है वो इसमें भी होगा।
तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाएगी और ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। आरबीआई को इतना पैसा लगता है नोट छापने में, नोट डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो पैसा नहीं लगेगा अगर लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। और वैसे भी देखो, ये तो समय की आवश्यकता है डिजिटल करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आरबीआई इससे अपने हाथ पीछे खींचती है तो भी लोग ट्रेड तो करते रहेंगे, सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी में भी रिस्क रहेगा। इसलिए डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना समय की आवश्यकता है। वोलेटाइल जो काफ़ी रहती हैं क्रिप्टो करेंसीज, इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है सीबीडीसी में। सीबीडीसी वोलेटाइल नहीं होगी। नेक्स्ट, आरबीआई की इस डिजिटल करेंसी को ईजिली ट्रैक किया जा सकेगा। एक एक यूनिट का आरबीआई के पास में हिसाब होगा। क्राइम को कर्ब किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसीज की सहायता से। जो क्राइम होते हैं जैसे रैनसमवेयर, मालवेयर है, इसकी सहायता से जो हैकर्स हैं वो बिटकॉइन में फिरौती की रकम मांगते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन का चलन कम होगा तो फिर इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं उनमें कमी आएगी। नेक्स्ट, स्कोप इन ट्रेड में देखो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आरबीआई इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करती है तो दूसरे देशों के साथ हम अपनी इस डिजिटल करेंसी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड जल्दी होगा और इंडिया की करेंसी का जो चलन है वो बढ़ेगा। अभी देखो इंडिया के पास मौका है, अभी मेजर कंट्रीज़ ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की नहीं है, तो आरबीआई इस मामले में लीड लेती है तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है और इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है उसके थ्रू इंडिया अपना करेंसी का डोमिनेंस भी इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन देखो, विभिन्न देश प्रयास जरूर कर रहे हैं। कंसर्न्स की हम बात बाद में करेंगे, डिजिटल करेंसी के कंसर्न्स क्या हैं, लेकिन एक बार ये देखते हैं कि विभिन्न देश कैसे प्रयास कर रहे हैं। BIS 2021 के सर्वे के अनुसार 86% सेंट्रल बैंक्स अभी पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो इन डिजिटल करेंसीज के पोटेंशियल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। 60% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और 14% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है डिजिटल करेंसी से संबंधित। एल सेल्वाडोर छोटा सा कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, ये पहला देश बन गया जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर अडोप्ट किया। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदनी है, कंप्यूटर खरीदना है, सिविल सर्विसेज के नोट्स परचेज करने हैं तो बिटकॉइन के थ्रू परचेज किए जा सकते हैं। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है जिसका नाम होगा ब्रिटकॉइन। 2020 में चाइना ने अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसे अभी अनऑफिशियली डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट DCEP ये सब कहा जा रहा है। तो चाइना इस पे अभी पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है। जल्द ही चाइना अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है। और अब इंडिया का तो कहानी आपको पता ही है। 2020 में आरबीआई ने बैन कर दिया था बैंक्स को कि आप इन क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई का जो ये बैन है बैंक्स के ऊपर कि बैंक्स क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही सरकार ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी गठित की थी सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में, जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि क्रिप्टो करेंसीज को तो बैन कर दो और आरबीआई अपनी एक अलग से डिजिटल करेंसी लॉन्च करें। अब लास्ट में हम कंसर्न्स की बात करते हैं। डिजिटल करेंसी से संबंधित कुछ कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहला कंसर्न तो देखो ये है, क्या आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करेगी इस करेंसी को लॉन्च करने के लिए या फिर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी? उम्मीद तो यही है। क्रिप्टो करेंसीज जिस टेक्नोलॉजी पर आधारित है शायद वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरबीआई करें। उसके बाद क्या हमारे जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उन्हीं में ये डिजिटल करेंसी रहेगी या फिर अलग से अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे? मतलब ये छोटी छोटी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड होनी अभी बाकी हैं। नेक्स्ट, इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने से पहले पार्लियामेंट के थ्रू आरबीआई एक्ट में बदलाव करना होगा। कोइनेज एक्ट, फेमा एक्ट, आईटी एक्ट, इन सभी एक्ट्स में बदलाव करना होगा। आरबीआई एक्ट जो था वो देखो फिजिकल जो कैश होता है उसी को कंसीडर करके बनाया गया था। नेक्स्ट, सडन फ्लाइट ऑफ मनी। चूंकि देखो डिजिटल करेंसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना आसान होगा, तो कल के ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी सी भी बैंक की स्टेबिलिटी को लेकर सवाल उठे तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी डिजिटल करेंसी बैंक से विड्रॉ कर लें, तो बैंक को तो दिक्कत हो जाएगी, बैंक रन हो जाएगा। बैंक रन मतलब कि
एक समय में बहुत सारे लोग बैंकों से पैसा निकलवाने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास पैसों की कमी हो जाती है। बैंक पैसा दे नहीं पाता, एकदम से सारे कस्टमर पैसा निकलवाने आ गए, तो वो और ज़्यादा खबर फैल जाती है कि बैंक तो पैसा दे नहीं पा रहा है, तो और ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है बैंक की, फिर और ज़्यादा कस्टमर आके पैसा निकलवाने लगते हैं, तो ये बैंक रन होता है। तो डिजिटल करेंसी को बैंक से विड्रॉ करना जब आसान होगा, तो फिर देखो बैंक रन वाली सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो इस बैंक रन से बचने के लिए बैंकों को ज़्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे, वो लोन ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, तो उनके लिए तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बैंकों के लिए इंक्रीज हो गई ना। तो ये कुछ कंसर्न्स हमने डिस्कस किए डिजिटल करेंसी को लेके। वे फॉरवर्ड में देखो ये कहा जाता है कि डिजिटल करेंसी का समय आ चुका है, सिटीजन्स को डिजिटल करेंसी के थ्रू एम्पावर करने की आवश्यकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी का मैक्रो इकोनॉमी, लिक्विडिटी, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट, इन सब पे काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए डिजिटल करेंसी जल्दबाजी में लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया ढंग से आरबीआई डिजिटल करेंसी को लॉन्च करे। देखो हमारे देश में जो ये पेमेंट सिस्टम है ना, पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। जितना आसानी से हम आज के समय में यूपीआई के थ्रू या फिर दूसरे जो गूगल पे, भीम एप्लीकेशन, इनके थ्रू पेमेंट कर देते हैं ना, इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी पेमेंट करना इतना आसान नहीं है। तो डिजिटल करेंसी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पे सरकार को और ज़्यादा गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग से संबंधित है। आप एथिक्स और ऐसे से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा यूथ की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है। यूएन की डेफिनेशन के अनुसार वो लोग जिनकी एज 15 से 24 के बीच में है वो यूथ हैं। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल यूथ पॉलिसी अनाउंस की थी। उस पॉलिसी के अनुसार वो लोग जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में हैं वो यूथ हैं। जबकि देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार वो लोग जिनकी एज 15 से 34 साल के बीच में हैं वो यूथ हैं। मतलब किसी न किसी डेफिनेशन के अनुसार आप तो यूथ की कैटेगरी में आते ही हो, यानी ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। देखो इंडिया में यूथ का एक बहुत बड़ा रिजर्व है, इसीलिए देश की पॉपुलेशन का जो मीडियन एज है वो है 29 ईयर्स। अगर देखो चाइना और यूएस की यूथ की पॉपुलेशन को मिला भी दिया जाए तो इंडिया की यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। किसी भी देश के यूथ नेशन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो यूथ के पास एनर्जी होती है, यूथ नेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यूथ देश का फ्यूचर होते हैं। इसी वजह से यूथ उस देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करें कैसे यूथ नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक वो इंडिविजुअल जो काम करता है और इसके लिए उसे वेजेस मिलते हैं। देखो हर एक वो इंडिविजुअल देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर मजदूर हो या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर हो। तो यूथ वर्कफोर्स का हिस्सा बन के नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद यूथ देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर क्रिएट करते हैं। हमारे देश में जो नए नए स्टार्टअप्स हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे ऐसे नए नए स्टार्टअप्स हैं, अनअकैडमी, इनको लीड किया जा रहा है यूथ के द्वारा। इन स्टार्टअप्स के थ्रू यूथ देश की, समाज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इन स्टार्टअप से हमारे देश में एक बहुत ही मजबूत एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम जनरेट होता है। इसके अलावा देखो अपने कंजम्पशन पैटर्न के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू यूथ देश के सोशियो इकोनॉमिक स्पेस को भी डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे देखो देश के यूथ को क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, समाज में वही चीज़ चलने लगती है। इसके अलावा देखो यूथ अपने थॉट एंड एक्शन के थ्रू लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। किसी भी देश के लिए यूथ लीडरशिप की नींव होते हैं। अगर देखो नींव यानी बुनियाद ही कमज़ोर हो गई तो इमारत ठीक नहीं बनेगी। इसलिए यूथ ब्यूरोक्रेसी में, इंडस्ट्रीज़ में, सोशल सर्विस में और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स में एंटर करके लीडरशिप की नींव रखते हैं। इस प्रकार से हमने समझा कैसे देश के यूथ नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। बट देखो रास्ता इतना भी आसान नहीं होता देश के यूथ के लिए, काफ़ी चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सरकार हेल्थ पर, एजुकेशन पर काफ़ी कम खर्च करती है। इस वजह से स्कूलों में और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में
एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लर्निंग आउटकम अच्छी नहीं होती, यूथ ठीक से सीख नहीं पाता, स्किल बिल्डिंग हमारे देश में काफ़ी कमज़ोर है। हमारे देश में देखो एक अनुमान के अनुसार सिर्फ 2.5% जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है। जब देखो सरकार स्किल ही नहीं प्रोवाइड कर सकेगी तो आप बताइए कैसे यूथ अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाएंगे। जब यूथ कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की तो आपको भी बहुत से नेगेटिव लोग मिले होंगे, यानी समाज जो है वो डिस्करेज भी बहुत करता है कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत देखे ऐसे लोग। मेनली देखो हमारे देश में यूथ के लिए एक नर्चरिंग इकोसिस्टम का अभाव है। कहना देखो आसान है कि यूथ देश की लीडरशिप की नींव है, लेकिन आप बताइए क्या कोई कॉमन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू यूथ पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं? कितना मुश्किल होता है एक कॉमन यूथ के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना, कितना मुश्किल होता है एक गांव के यूथ के लिए एंटरप्रेन्योर बनना, गाइडेंस के अभाव में बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा भी देखो समस्याएं बहुत हैं जिसकी वजह से यूथ नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जैसे गरीबी मान लीजिए, मालन्यूट्रिशन मान लीजिए। अब मालन्यूट्रिशन हमारे देश में ज़्यादा है तो छोटी उम्र में ही मालन्यूट्रिशन की समस्या की वजह से कोग्निटिव कैपेबिलिटी यानी समझने की शक्ति अगर नहीं डेवलप हो पाएगी तो फिर यूथ अवस्था में वो पर्सन अपने पोटेंशियल को नहीं अचीव कर पाएगा। अगर ये सब चीज़ें हैं तो क्या किया जा सकता है इन रुकावटों को दूर करने के लिए? सॉल्यूशंस देखो सिंपल हैं। हमारे देश में जैसा हमने डिस्कस किया सिर्फ 2.5% लोग स्किल्ड हैं, तो स्किल बिल्डिंग के जो प्रोग्राम्स हैं सरकार उनमें सुधार लाए ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को स्किल्स दी जा सके और वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। इसके साथ साथ सरकार एजुकेशन पे खर्च करे, सरकार हेल्थ पे खर्च करे। अगर हेल्थ पे सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो फिर देखो न्यूट्रिशन की समस्या नहीं होगी, डिजीज बर्डन कम होगा और हमारे यूथ जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ढंग से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और एजुकेशन पे अगर सरकार ज़्यादा खर्च करती है तो लर्निंग आउटकम इंक्रीज होगी। और देखो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है उस चीज़ से लिंक किया जाए ताकि हमारे यूथ जब डिग्री प्राप्त करके बाहर आए कॉलेजेस से तो वो एम्प्लॉयबल हों, उनके पास वो स्किल हों जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज में चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूथ को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश में देखो एक कल्चर डेवलप करने की आवश्यकता है। अगर छोटा बच्चा कुछ करना चाहता है तो पेरेंट्स, टीचर्स, दूसरे रिश्तेदार उस बच्चे को डीमोटिवेट ना करें कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, इसमें स्कोप नहीं है। एक सपोर्टिंग कल्चर हमारे देश में होना चाहिए। और देखो यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। पॉलिटिक्स में अगर यूथ एंटर करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो सीखने के लिए, इन फील्ड्स में एंटर करने के लिए एक इकोसिस्टम होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म चले इन फील्ड्स में और आम आदमी जो है वो इन फील्ड्स में एंटर ना कर सके।